नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल है और चुनावी सरगर्मी भी जारी है और हम आपके पास फिर आ चुके हैं इस पूरा चुनाव का मौसम रिकॉर्ड करने के लिए और बताने के लिए कि कौन कैंडिडेट है और कौन जीतने वाला है और एक गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र कैसे चुनाव को देखता है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे जो पहले मेहमान हैं वो है आकाश रतूड़ी जी। तो आकाश जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका। कि आप पहले कैंडिडेट हैं जिनका मैं इस सत्र में वीडियो ले रहा हूं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। तो पहला सवाल आपसे ये है कि मैं तो आपको अच्छे से जानता हूं, परिचित हूं आपसे, लेकिन हमारे कई दर्शक हैं जो आपसे परिचित नहीं हैं। जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकाश रतूड़ी है और इस विश्वविद्यालय से मैं 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब 2019 में मैं प्रथम वर्ष में इस विश्वविद्यालय में आया था तो उस समय मैं बीकॉम का छात्र था और उसके बाद 3 साल मैंने बीकॉम की पढ़ाई यहीं से की। 1 वर्ष मैंने ड्रॉप किया जिसमें मैंने डिप्लोमा किया जीएसटी टैक्सेशन में। फिर भी मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था और अब इस वर्ष मैं एमकॉम प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और छात्र हितों में काफ़ी लंबे समय से मैं संघर्ष करते हुए आ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज अगर मैं छात्र संघ प्रत्याशी के तौर पर आर्यन छात्र संगठन से चुनाव लड़ रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि देखिए, एक प्रत्याशी की खुद की भी एक तैयारी होती है। जी, मैं अपने इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, एक संगठन तो अपने स्तर पर कार्य करता ही करता है, परंतु किसी व्यक्ति की, किसी जो प्रत्याशी होता है उसकी पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होती है, जो मुझे लगता है। कोई भी छात्र नेता है, कोई भी नेता है, कोई सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्तर पर, तो उसकी पहचान लोग नाम से कम काम से ज़्यादा रखते हैं। और जैसा कि आपने अभी अपने जैसे परिचय में बताया कि मैं तो आपसे रूबरू हूँ जी, तो शायद जब आप प्रथम बार मुझसे रूबरू हुए होंगे तो मेरे नाम से नहीं, मेरे काम ही से हुए होंगे। और आपने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कहीं जगहों पे मेरे काम को देखा होगा जिससे आपको मेरे बारे में पता चला होगा। ये तो आपने मेरे पे एक क्वेश्चन कर दिया, बट कोई बात नहीं। हाँ, सही बात है। तो जैसे कि अभी आप महासचिव पद के लिए फाइट कर रहे हैं जी। तो क्यों बनना चाहते हैं महासचिव? क्या जरूरत है महासचिव बनने की? जी देखिए, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्तर पर ना जाते हुए मैं एक सीधी साधारण भाषा में एक बात कहूँगा कि जैसे भी मैं भी एक छात्र ही हूँ विश्वविद्यालय का और आम छात्र आम भाषा में चीज़ों को समझते हैं। जितना हो सके आम भाषा से हमको उनसे कनेक्ट करना चाहिए, मुझे ये लगता है। देखिए, छात्र संघ महासचिव पे चुनाव लड़ना मेरी एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। सबसे पहली बात तो सच बोलना मुझे सही लगता है। कभी गढ़वाल विश्वविद्यालय में मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं था, ये भी एक सबसे बड़ा सच है। जब मैं इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में आया था तो मैं एक आम छात्र था जो श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल श्रीनगर से पढ़ के यहाँ बीकॉम में मैंने एडमिशन लिया। उस समय मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में मेरा काफ़ी लगाव था, खेल से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति था और डिस्ट्रिक्ट भी खेला मैंने, स्टेट का कैंप भी किया, अंडर 19 का, काफ़ी जुड़ा रहा क्रिकेट से। 5-6 साल की मेरी जर्नी रही जी। और विश्वविद्यालय से इंटर कॉलेजिएट भी खेला उस दौरान मैंने। तो उसी स्तर पर मैं एक संगठन से जुड़ा 2019 में, जिसे कहते हैं आर्यन छात्र संगठन। और उस संगठन में मुझे लाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, सूरज नेगी थे जो मुझे उस संगठन में लाए और उनके साथ एक बड़े भाई के नाते मैंने हर परिस्थिति में, मतलब जब जब उन्होंने जो भी कार्य किए उनको सोशल मीडिया पे डाला, रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे पता था कि आज से 1-2 वर्ष बाद वो छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी। परंतु किसी कारणवश कहते हैं कि वो कोरोना की महामारी के कारण चुनाव देर होता रहा, लेट होता रहा और मौका स्तर इस तरीके से बना कि उन्हें पिछले साल ही चुनाव लड़ना पड़ गया। जी। और वो चुनाव लड़े। मैं उस समय आर्यन छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था, उनसे जुड़ा हुआ था। तो मैंने कभी उनको 11वीं कक्षा में एक वादा किया था कि जिस समय आप छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़ेंगे उस समय मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो जब उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने हामी भरी, तो उस दौरान भी एक छोटे भाई के नाते कंधे से कंधा मिलाकर मैंने उनका साथ दिया था। हर परिस्थिति में मैं उनके साथ खड़ा रहा और जब वो चुनाव किसी कारणवश हार गए तो उस समय उन्होंने ही मुझे छात्र संघ चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा था और उन्हें कहा था कि आपकी इमेज काफ़ी अच्छी है, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी अच्छा सौम्य व्यवहार है, सबसे जुड़े रहते हैं, तो आपको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। आप एक स्पोर्ट्स के, एक खेल के मैदान से निकले हुए व्यक्ति हैं, जिसको होता है ना कि कोई खिलाड़ी होता है तो वो क्या होता है, तपस्या से निकलता है जी। उसको बहुत तप करना पड़ता है। ऐसे ही कोई डिस्ट्रिक्ट से स्टेट का कैंप नहीं करता, खेलता नहीं है इतना आगे,
अगर वो तपस्या तब नहीं करेगा तो आपको तो पता ही है, क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जहां आपको बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलने के लिए भी आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में 250-300 बच्चे आ जाते हैं ट्रायल देने के लिए। उसमें से 10-15 में अपना नाम बनाना, मतलब आपने काफी मेहनत की होगी उस चीज के लिए भी। तो उनसे उन चीजों को छोड़ते हुए एक वादे के लिए मैं उनके साथ जुड़ा। दोबारा मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे तैयारी करने के लिए कहते हैं तो मैं छात्र संघ चुनाव की तैयारी करूंगा। और जैसा कि सब जानते हैं कि जब मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में था तो मैंने वहां लगन से काम किया, और जिस दिन से मैंने छात्र राजनीति में कदम रखा था तो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे छोटे मोटे मुद्दों में तो मैं हमेशा संगठन के साथ बैठा हुआ रहता था, पर कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये कल 8 महीने साल भर पहले आया हुआ लड़का इसी साल छात्र संघ महासचिव का चुनाव भी लड़ जाएगा। और छात्र संघ महासचिव कोई पद का मुझे कोई लोभ नहीं है। मैं इस साल अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलता कहीं से, या आर्यन से नहीं मिलता, NSY से नहीं मिलता, तो मैं इस साल विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने के लिए तक मैंने अपना मन बना लिया था। मिल ले, पद मायने नहीं रखता है, पद एक बहुत छोटी सी चीज है, मुझे ऐसा लगता है। बस आपको एक स्थान मिलना चाहिए कहीं पे बैठने का और अपनी बात रखने का। मुझे पद कोई भी मिल जाए, बस मुझे उस कमेटी में अपनी बात ही तो रखनी है कि मुझे ये छात्रों में इन मुद्दों में काम करना है। इससे ज्यादा मेरा राजनीति से कोई खास, ना मेरे पिताजी कभी वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े, ना मेरी माताजी, ना मेरे दादा। मेरी तो पुश्तों में मेरी कोई चुनाव लड़ाई नहीं होगा आज तक, मेरे पिताजी नहीं। तो जो कि आप ये महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या आपके मुद्दे हैं? देखिए, जनता के पास क्या जाके बोल रहे हैं आप? इन मुद्दों पे मुझे वोट डालिए। देखिए, अभी तक तो मैंने बच्चों को, ये जो छात्र छात्राएं हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बहन जितने भी हैं जी, अभी तो मैंने मुद्दे बताने भी शुरू नहीं किए हैं। चलिए आज भी बता दीजिए। अभी तो मैंने देखिए कार्य इतना किया है कि मैं सिर्फ जाके हाथ जोड़ रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि आकाश थोड़ी महासचिव पद दे दो, और लोग ऑल द बेस्ट करते हुए बच्चे जा रहे हैं। क्योंकि जब विषम परिस्थितियां थी उस समय गढ़वाल विश्वविद्यालय में कोई उनके लिए खड़ा रहा हो ना रहा हो, हर परिस्थिति में मैं हर छात्र छात्रा के साथ खड़ा रहा हूँ। हर परिस्थिति में मैंने हर किसी की मदद करने की कोशिश की है। और अब मैं आपको अपने मुद्दे भी बता देता हूँ कि मेरे मुद्दे क्या हैं। अब सवाल पे आकर दीजिए ऐलान। देखिए, मुद्दे मेरे इस प्रकार से हैं कि अगर मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ महासचिव बनता हूँ, अगर ये विश्वविद्यालय मुझे मौका देता है, ये छात्र छात्राएं मुझे मौका देती हैं, मेरी बहनें मेरे भाई मुझे मौका देते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा मुद्दा रहेगा वो मैं बताऊँ आप सभी को कि वह हॉस्टल को लेके होगा। देखिए, मैं यहाँ जो बच्चा रह रहा है वो तो कहीं ना कहीं अपने घर पे आराम से जाके रह सकता है, उसके माता पिता उसकी देख रेख के लिए हैं, उसको 3 टाइम का खाना भी मिलेगा, धुले कपड़े भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। परंतु मैं खुद इस शहर से बाहर कभी दिल्ली रहा करता था, वो परिस्थितियां मैंने देखी है कि कैसे किस परिस्थिति में जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता है और आप कैसे उन परिस्थितियों में रहते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है। हम गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले सभी छात्र छात्राएं हैं इस विश्वविद्यालय में। हॉस्टल्स को लेके जो मेरा मुद्दा रहेगा वो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार छात्र संघ चुनाव का। मुझे लगता है कि हॉस्टल अब परसेंटेज बेस पे नहीं, डिस्टेंस बेस पे मिलेंगे। और ये मैं काम कम से कम 15 दिन के भीतर अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मैं खुद ही इस विश्वविद्यालय में शायद चेहरा नहीं दिखाऊंगा बच्चों को, चाहे मुझे उसके लिए आंदोलन पे बैठना पड़े 1 महीना 2 महीना 3 महीना, चाहे मेरा वर्ष निकल जाए उस चीज में, परंतु मैं टिका रहूंगा तो टिका रहूंगा अपनी इस बात पे। चलिए, एक मुद्दा ये हो गया कि जी, आप दूर के बेस पे हॉस्टल मिलना जी जी, क्योंकि बच्चा नया नया शहर में आता है और उसको एकदम से रूम अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो हॉस्टल्स अगर डिस्टेंस बेस पे मिलेंगे तो उसको बहुत आसान हो जाएगा हॉस्टल मिलना जी, और जल्दी हॉस्टल मिलेगा और जल्दी वो बच्चा सेफ फील करेगा। इसके अलावा इसके अलावा जो मेरा दूसरा मुद्दा है वो सेफ्टी को लेकर है। जैसे मैं आपको बता दूं, बीपीएड एमपीएड या कहीं छात्र छात्राएं हैं जो शाम को 6 बजे के बाद मैं देखता हूँ कि चौराहे से आते जाते हैं। देखिए, ये एक पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, जैसे कि हम सभी जानते हैं एक पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, और इसमें ऐसा होता है कि गुलदार कहीं जानवर होते हैं, आते जाते हुए किसी पे हमला ही कर दिया जी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई इस चीज को लेकर सोचता नहीं है, परंतु मेरे हिसाब से ऐसा होता है, जान है तो जहान है। सबसे पहले व्यक्ति की सेफ्टी मैटर करती है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे के लिए भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का समय मांगूंगा और इसको लेकर भी मैं आंदोलन में रहूंगा। जैसे ही मैं छात्र संघ महासचिव बनूंगा, शायद अगले दिन ना क्या कहते हैं कि शपथ लेने के बाद ही मैं इस चीज को लेकर बैठ जाऊंगा। ठीक है। तो बच्चों के लिए, चाहे देखिए बीपेड एमपेड की बात नहीं है, कहीं छात्र छात्राएं यहाँ से भी उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं, दोनों कैंपसों में आते जाते हैं, तो 2 से 3 बसें चलनी चाहिए उस समय, क्योंकि वो बसें किसी और के लिए नहीं, हमारे ही भाई बहनों के लिए। जी सही बात बिल्कुल। दूसरा मुद्दा ये है। और तीसरा मुद्दा मेरा देखिए स्ट्रीट लाइट्स को लेके है। सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है।
स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरा को लेके। देखिए विश्वविद्यालय में आप जैसे कि देखते होंगे काफ़ी अराजकता का माहौल फैल जाता है। कई बार आप देखते होंगे कोई आम छात्र छात्रा आ रही है, कोई बहन हमारी आ रही है, कई बार छेड़खानी हो जाती है, कई बार उनके साथ बदतमीजी हो जाती है, किसी लड़के के साथ मारपीट हो जाती है जी। ऐसी खबरें हमें आए दिन सुनने में मिलती हैं। तो देखिए जब आप सुरक्षित महसूस करेंगे तो आपका मन भी खुश रहेगा, आपको लगेगा कि मैं सेफ हूँ, सही हूँ, तो आपका ध्यान पढ़ाई में भी जाएगा ऑटोमेटिकली। हर चीज़ आपकी लाइफ में बेहतर होती जाएगी। सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। उसके बाद कई और मुद्दे भी हैं जो मैंने सोचे हुए हैं, लेकिन लाइफ ऑफ साइंस डिपार्टमेंट के लिए जो मैंने बात कही है कि वहाँ केमिकल्स की कमी है, आरओ फिल्टर्स की कमी है, उसके लिए मैंने अभी कुछ समय पहले 1-2 महीने पहले डीएसडब्ल्यू महोदय से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी तरफ से बजट आवंटित करवाने के लिए तैयार है, परंतु वहाँ से डिपार्टमेंट से हमें उस चीज़ को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये भी मेरे मुद्दों में है। देखिए एक मुद्दा जो मैंने और ढूंढा था कि नॉर्थ जोन इस साल ही करवाना, अभी उसमें मोहर नहीं लगी है जी। तो जब मैं जीतूंगा तो ये भी मेरे एक मुद्दे में ही है कि इस वर्ष नॉर्थ जोन अगर कहीं होगा तो वो हमारे ही गढ़वाल विश्वविद्यालय में होगा। पहली बार ऐसा होगा विश्वविद्यालय के इतिहास में कि हमारी टीमें बाहर नहीं जाएंगी, बाहर की टीमें हमारे यहाँ आएंगी। इससे हमारी अच्छी अर्निंग्स भी होंगी और विश्वविद्यालय का नाम भी बढ़ेगा। ऐसे कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर मैं सोचता हूँ कि बच्चों को जब डिजिटल क्लासेस उनकी चलवाएंगे, हम उस चीज़ को लेकर काम करेंगे, प्रोजेक्टर सही करवाएंगे जी। क्योंकि अब तो मुझे मौका मिलेगा ना कार्य करते हुए। अभी तक तो मैं एक मात्र प्रत्याशी के तौर पर आम छात्र के तौर पर कार्य कर रहा था, परंतु जब मुझे छात्र संघ महासचिव के तौर पर कार्य करने का मौका मिलेगा तो मेरे हाथ में एक पावर होगी और जिसका मैं एक सही इस्तेमाल करूंगा। जो डिजिटल क्लासेस चलेंगी वो साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के बेस पे भी चलेंगी। अगर किसी छात्र छात्रा की तबीयत खराब है, वो हॉस्टल में है, घर पे है, तो उसकी क्लास नहीं छूटेगी, वो क्लास ऑनलाइन चलेगी, प्रोजेक्टर बेस पे चलेगी। एक पीडीएफ बना के, एक पीपीटी बना के टीचर्स आएंगे, प्रेजेंट करेंगे। इससे बच्चों को स्टेज में जाने का मौका मिलेगा। भविष्य में मैंने बीकॉम में जब पढ़ता था, मतलब भविष्य की बात करूं तो भूतपूर्व में जब मैं बीकॉम में पढ़ता था तो हमारा लास्ट ईयर में एक एग्जाम हुआ था, सेमिनार एंड वाइवा वॉइस करके होता है। तो उसमें कई छात्र छात्राएं थे मेरे साथ के, मेरे सहपाठी थे, जो सामने स्टेज में जाके एक पीपीटी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं यही देखते हुए सोच रहा था कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स के छात्र छात्राएं हैं और कैसे कितना कम स्तर की यहाँ पे शिक्षा है कि एक फाइल तक प्रेजेंट नहीं हो पा रही है आगे से। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब क्लासेस ही डिजिटल चलने लगेंगी, रोज ऑनलाइन बेस पे चलने लगेंगी, बच्चे क्लासेस में भी आएंगे, जिनको बीमारी है, कोई समस्या, वो घर से भी क्लासेस लेंगे। तो जब उनको मौका मिलेगा आगे पढ़ाने का तो वो भी उसी स्तर पर करेंगे जिस स्तर पर उनके टीचर्स ने किया है। और वीकली हर बच्चे को अपनी रिप्रेजेंटेशन लाने का मौका भी मिलेगा, वो भी क्लास को पढ़ाएगा अपने स्तर पर। ठीक है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेके मुझे काम करना है। लाइब्रेरी के लिए स्पेशल जैसे पासवर्ड वगैरह पीएचडी स्कॉलर्स को मिलता है, उसी तरह से एक अकाउंट यहाँ सभी स्टूडेंट्स का बनाया जाएगा और उन्हें भी एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिनमें उनके सारे नोट्स उनके टीचर द्वारा रखे जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि 1 साल पहले आप एनएसयूआई में तैयारी कर रहे थे जी, और चुनाव से 1 हफ्ते पहले जी आप एनएसयूआई से जी सारा झोला पकड़ के अपना फिर आर्यन की तरफ में आ गए। जी जी। तो क्या रीजन है जिसके वजह से आपको पार्टी छोड़ के यहाँ आना पड़ा आर्यन में, जबकि आपके पोस्टर लग चुके थे एनएसयूआई के तौर पर? जी, क्या हुआ ऐसा आपके साथ? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका सवाल एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बहुत ही उम्दा सवाल जिसे कहते हैं कि हर छात्र के मन में है कि क्यों आकाश रतोड़ी एनएसयूआई छोड़ के वापस आर्यन में आ गया। देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे कि विगत वर्ष जो चुनाव हुआ था उसमें मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ खड़ा था। वो आज भी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनको कभी आज हमारी बातचीत नहीं होती है, मैं अलग जा चुका हूँ। जिस दिन छोड़ा था उस दिन भी उनसे नहीं पूछा था, छोड़ते हुए चले गया था। जिस दिन उनके लिए आया था उनसे बिना पूछे आया था, जिस दिन उन्हें छोड़ा उस दिन बिना पूछे छोड़ते हुए चले गया। देखिए, मैं बताऊं जहाँ तक आपको कि विगत वर्ष जब छात्र संघ चुनाव हुआ तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैंने छात्र संघ चुनाव की तैयारी शुरू करी थी, ये सभी जानते हैं। और जो एनएसयूआई छात्र संगठन से जुड़ने की मेरी बात कही जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने पुरानी है। ठीक है। आप एनएसयूआई छात्र संगठन का ग्राफ यहाँ जानते ही हैं कि विगत वर्ष हुए छात्र संघ चुनाव में 122 वोटों पे अध्यक्ष में छात्र संघ में प्रत्याशी उनका रह गए थे, मात्र 122 वोट लेकर आए। उसके बाद
जो उनके दूसरे प्रत्याशी यूआरवे थे उनको 1100 वोट पड़े थे। देखिए एनएसयूआई का ग्राफ इस कैंपस में हमेशा से बहुत डाउन रहा, परंतु जब मैंने एक छात्र संघ प्रत्याशी के तौर पर चुनाव की तैयारी शुरू करी तो एनएसयूआई का ग्राफ काफ़ी स्तर तक बढ़ा, क्योंकि कार्यों को लेकर कार्य क्षेत्र में मैं बहुत आगे था। यह सब जानते हैं कि अगर नाम बढ़ाया है तो वो कहीं ना कहीं किसी स्तर तक काम करके मैंने एनएसयूआई को थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपने कहा कि मेरे पोस्टर बैनर फ्लैक्स काफ़ी कुछ छप चुके थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप उन पोस्टर बैनर फ्लैक्सों को जाके देखिए। अगर आपको कोई दिखाता है तो उनको जाके देखिए, उनमें कहीं पे मां सचिव पद हेतु नहीं लिखा हुआ। अगर उन मे आई हेल्प यू वाले चेस्ट कार्डों में कहीं पे मां सचिव पद हेतु लिखा है तो मेरा छोड़ना जायज़ है, मतलब नाजायज़ है। और अगर कहीं पे नहीं लिखा है तो मेरा छोड़ना जायज़ है, क्योंकि देखिए वो जो फ्लैक्स थे वो भी कहीं ना कहीं स्तर पर मेरी ही टीम ने लगाए थे, जो टीम मैंने एनएसयूआई के लिए जोड़ी थी। संगठन से मुझे बहुत लगाव था। मैंने बिना सोचे समझे ये नहीं सोचा कि इतना डाउन है मुझे माइनस होगा। एक लोभ नहीं रहा कभी किसी चीज़ का कि मैं क्यों उसको रिवाइव करूं, मैं क्यों उठाऊं, मैं भी तो ऐसे संगठन से लड़ सकता हूं तो मेरे को सीधा टीम बना के दे गया और मैं जीतूंगा। परंतु अपने स्तर पर मैंने पूरी मेहनत की उस संगठन के लिए। और मैं जहाँ तक आपको बता दूं कि छोड़ने का जो कारण है वो थोड़ा मेरा एक व्यक्तिगत कारण भी है। कई बार आपके साथ किसी स्तर पर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप उनको कैमरे पे बयां भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी प्रत्याशी हूँ किसी संगठन से और मैं खुद ही नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा क्या क्या हुआ कि मुझे उस संगठन छोड़ना पड़ा। रही बात संगठन से, जिस दिन मैं झोला उठा के निकला तो एक भी कार्यकर्ता मैं उस संगठन से लेते हुए नहीं आया, क्योंकि मैंने उस संगठन के लिए ईमानदारी से हर कार्यकर्ता जोड़ा था और वो हर कार्यकर्ता आज उन्हीं के पास है और वो उन्हीं के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा है। आज सुनने में ये आता है कि मेरे लिए सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ मेरा ही था, मैं ही टिकट फाइनल था। तो आप मुझे बताइए कि एक दिन के भीतर कैसे किसी प्रत्याशी के हैंड कार्ड, फ्लैग सब कुछ बन के लग जाते हैं? क्यों पूरी टीम उसी प्रत्याशी के लिए क्लासों में जाके गैदरिंग करती है? मेरे छोड़ने से पहले की ये बात है। क्यों मेरे साथ कोई कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं था? मेरे पास सबूत हैं उन चीज़ों को लेके। क्यों 5 दिन पहले किसी को कहा जाता है कि आप भी तैयारी करो, आप भी लड़ोगे? अब 8 दिन में देखा जाएगा कि आप दोनों में से कौन। और क्या जो मैंने 8 महीने पहले तैयारी शुरू करी थी, क्या उसका कोई अर्थ नहीं था? और संघर्ष करके मैं महासचिव पद पे चाहता था कि मैं वहाँ से लड़ूं। बहुत मेहनत की थी मैंने, दिन रात सुबह शाम। आपको देख सकता है मेरे अकाउंट पे, जैसे कि मैं बोलता हूँ किसी स्तर पर मैंने किसी छात्र के लिए कोई कमी नहीं रहने दी। परंतु जिस संगठन को बनाने में मेरा भी एक योगदान था, देखिए उस संगठन वालों ने मेरे आईडी पे क्या कमेंट किया था कि मात्र एक कार्यकर्ता ही तो गया है, क्या फर्क पड़ता है। आज जब वो कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव के मैदान में उतरा है तो आप उनकी हालत देखिए। वो कहीं हर हद तक जानते हैं कि वो छात्र संघ चुनाव में काफी पीछे हैं। जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी 8 महीने पहले, तो अभी काफी पीछे हैं। ग्राफ में अगर मैं देखता हूँ तो हर बच्चा हर किसी के मुंह के आगे बोलता है कि हम आपको वोट करेंगे, आपको वोट करेंगे, पर मन के भीतर हर छात्र छात्रा जानती है कि हमारे लिए कौन किसने आवाज उठाई है, किस स्तर तक उठाई है, ये किसी से नहीं छुपी हुई है। और रही बात आर्यन छात्र संगठन से लड़ने की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया भी था कि 2019 में मैं इस संगठन में जुड़ा और मैं इसी का कार्यकर्ता था। किसी व्यक्तिगत कारण से ही मैंने इसको छोड़ा था जब वो चुनाव लड़ रहे थे, और अपने व्यक्तिगत कारण से ही मैं यहाँ वापस आया, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वही मेरे साथ हो रहा था। और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दूसरे व्यक्ति ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे उस व्यक्ति को मौका देना चाहिए जो संघर्ष कर रहा है। आप ग्राउंड लेवल पर जाके सबसे पूछ रहे हैं कि किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, सब आप मेरे नाम पे हामी भर रहे हैं। और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि फ़ोन कॉल पर कि आपको छात्र महासचिव का टिकट नहीं मिलेगा। आप निर्दलीय तैयारी शुरू कर लो सिर्फ चुनाव से 10 दिन पहले, और मेरे पास सबूत भी है उस चीज़ को लेके, और मैं वो सबूत पेश भी कर सकता हूँ, परंतु मैं अभी नहीं करूँगा। आपकी बात से समझ में आया कि टिकट ना मिलने के कारण आप यहाँ आए। देखिए टिकट ना मिलना भी एक कारण था, क्योंकि मैंने मेहनत की थी तो मैंने हक से टिकट मांगा। देखिए अगर मेरे साथ कोई और मेहनत कर रहा होता तो मैं ये बोलता कि चलो ठीक है, इस व्यक्ति ने भी मेहनत की है, हम दोनों बराबर थे, आप दोनों में से किसी को भी देख लीजिए। परंतु जब मेहनत ही मैंने की है, सब कुछ मैंने किया, संगठन को मैंने एक एक व्यक्ति जोड़ा, तो टिकट किसी और का कैसे?
और टिकट अगर किसी और को मिलता भी है तो मुझे 8 दिन पहले ही क्यों ये चीज बोली जाती है? आप मुझे पहले ही बोल देते कि आप तैयारी करो, हम देखेंगे कि किसको देते हैं। और चलो वो चीज भी छोड़ दी, चलो टिकट की लालसा भी नहीं थी मन में, परंतु जो मेरे साथ व्यक्तिगत चीजें हुई वो अभी नहीं बताई जा सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आप उसको वो करेंगे। देखिए, मैं किसी को शब्दों में नहीं, कार्य करके जवाब देना बेहतर पसंद करता हूँ। मैंने जिस दिन आर्यन छात्र संगठन ज्वाइन किया था उस दिन शायद विश्वविद्यालय कैंपस में किसी एक को भी नहीं पता था, और जब मैंने ज्वाइन किया तो एक झटका मिला था सबको, एक बूम हुआ था विश्वविद्यालय के अंदर कि ये क्या से क्या हो गया। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा सरप्राइज करता हूँ अपने काम से हर किसी को। अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ऐसे क्या काम किए कि एक छात्र आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखे? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आम छात्र रहते हुए, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हुए, मैंने मन में सोचा, मुझे जब मौका दिया गया तो मैंने उस मौके से हाथ पीछे नहीं हटाया, पूरी हिम्मत से, पूरी मजबूती से मैंने उस मौके को पकड़ा और मैंने कहा कि मैं सबके लिए कार्य करने की, मेरे मन में आया कि मैं क्षमता रख सकता हूँ। जी। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वयं में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं में आत्मविश्वास नहीं है तो वो छात्र संघ महासचिव तो छोड़िए, वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मुझे क्यों देखना चाहिए, मैं आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि विश्वविद्यालय का कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें मैंने आगे रहकर कार्य न किया हो। चाहे वो हॉस्टल का मुद्दा हो, चाहे वो आपका खेल मैदान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो आपकी शिक्षा को लेकर मुद्दा हो, हर मुद्दे पे मैं आगे से खड़ा रहा हूँ। चाहे वो साफ सफाई को लेकर मुद्दा हो, आज अगर त्रिशूल हॉस्टल कुछ समय पहले साफ हुआ था, वहाँ झाड़ियाँ साफ हुई, डेंगू के लिए अगर गाड़ियाँ, डेंगू जब बीमारी चल रही थी, गाड़ियाँ आई सफाई करने के लिए, तो ज्ञापन तो सबसे पहला मैंने ही दिया था। हालांकि ये बात अलग है कि फोटोज वीडियोज में तो सभी आते हैं उस समय, परंतु एक दिमाग में एक सोच आना और उस चीज को ग्राउंड लेवल पर उतारना सबसे अलग बात होती है। जब त्रिशूल हॉस्टल में समस्या आ रही थी तो बरसाती डालने तो मैं गया उस दौरान। अच्छा। और कैसी छत है वो सब जानते हैं, कितनी पुरानी है, उस पर चढ़ के गया, बरसाती डाली वहीं के बच्चों के साथ मिलके, जो कमरों में मतलब बच्चे थे, पानी घुस रहा था कमरों के अंदर, उन्हें कॉमन हॉल में शिफ्ट कराया। तो हॉस्टल के बच्चों ने भी तो देखा होगा कि हमारी समस्याओं के लिए यह व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, वो भी उस बारिश में पूरा भीगते हुए। मैं भी चाहता आराम से बिस्तर में लेटा रहता और घर पे बैठ के चाय पीता, पकोड़े खाता उस बारिश में, परंतु मैंने भी तो जमीनी स्तर पर कार्य किया है। एक त्रिशूल हॉस्टल की बात नहीं है, विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार रजिस्ट्रार महोदय त्रिशूल हॉस्टल आए और चौखंबा हॉस्टल आए। ये पहली बार इतिहास में है। आज तक कोई वॉशरूम दिखाने, पहली बार कोई छात्र संघ का प्रत्याशी होगा जो वॉशरूम दिखाने उनको लेके गया अंदर कि ये वॉशरूम की स्थिति है, ये पॉली हाउस बन के रह चुके हैं। मैं आपको हॉस्टलों के रूम नंबर तक बता दूंगा कि किस रूम में क्या समस्या है। क्यों पता है मुझे? क्योंकि उन कमरों में मैं जाके बैठा हूँ ना, कोई और जाके नहीं बैठा। आकाश रतूड़ी वहां उस समय गया है जब कोई नहीं था, सब वहां जाते थे, फोटो खिंचाते थे, अपने घर आ जाते थे, पर मैं तब तक वहां रहता था जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता था। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है और मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखता हूँ। मेरी हमेशा से आदत है और झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। देखिए, उन चीजों को लेके आज भी जब भी एई जेई निर्माण विभाग के मुझे मिलते हैं, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करके यही बोलता हूँ कि कब आप कार्य को शुरू कर रहे हैं, कब वो कार्य शुरू होगा। जितना जल्दी हो सके उनको उनकी समस्या से निदान मिलना चाहिए। और यही एक समस्या नहीं है जिसको लेकर मैंने काम किया है। चौरास क्रिकेट के ग्राउंड की चाहे पिचेज हों, चाहे पहली बार मेरे को जो मोहित सर है, एडी है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार मैंने DSW सर को उस ग्राउंड पे आते हुए देखा और उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि क्या समस्याएं हैं ग्राउंड पे। तो जब मैं गया, मैंने उस चीज को लेकर इंटरेस्ट लिया, तब जाके तो वहाँ वो गए। और ऐसी कई समस्याएं हैं, चाहे बीकॉम की लाइब्रेरी को, बीकॉम के बच्चों को सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठने की परमिशन दिलवाना हो। मेरे बारे में तो ये भी फैलाया जा रहा है कि मैंने नहीं दिलाई उनको सेंट्रल लाइब्रेरी की परमिशन, पर सेकंड ईयर के तो वो छात्र छात्राएं जानते हैं कि जब उन्हें परमिशन नहीं मिल रही थी तो उनके साथ आकाश रतूड़ी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। चाहे वो बस का मुद्दा हो, जब बच्चों के ऊपर 50 रुपये बस फीस ऐड की जा रही थी। देखिए, आज 50 रुपये ऐड की जा रही थी, 2, 4, 6 महीने बाद वो 500 रुपये हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। 50 रुपये एक छोटी रकम है, पर 500 रुपये एक
बच्चे के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और वो भी उस बच्चे को भी वो फीस भरनी पड़ती जिसने बस का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तो इस यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे हैं, अगर आप 50 इंटू कर तो 5 लाख रुपए महीना होता है जो ऐड किया जा रहा था। और जब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो विभाग है उसमें जब प्रो वीसी वीसी नई गाड़ियां खरीद सकते हैं अपने लिए, अपनी गाड़ियों में तेल भरवा सकते हैं सेंट्रल के बजट से, तो विश्वविद्यालय के जो आम छात्र छात्रा है उनकी बसों में तो तेल भर ही सकता है। सही बात है। ऐसे कहीं मुद्दे हैं जो रिजल्ट खुलवाना, कहीं चीजें हैं जिनको लेके मैंने बढ़ चढ़ कर प्रयास किया है। जब सीयूटी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था तो हमारे नोडल अधिकारी नौटियाल सर, उनसे मेरी इतनी बहस हो गई थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा शायद आपको उस पद पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप कह रहे हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैंने कहा लाइए इस्तीफा दीजिए। तो बच्चों के हर स्तर तक मैंने कार्य करने का प्रयास किया उनके लिए। इसलिए मुझे देखना चाहिए, देखिए आम छात्र आपके बीच में से निकल कर आ रहा है, हिम्मत कर रहा है, 1 साल के भीतर हिम्मत कर रहा है, काम करके छात्र संघ महासचिव बनने की हिम्मत कर रहा है। तो क्यों, मैं तो एक एग्जाम्पल सेट करूंगा ना कि 5-5, 10-10 साल मेहनत करने की क्या जरूरत है। 1 साल इतनी दबा के मेहनत कर लो कि बच्चों को लगे कि हाँ जब ये 1 साल कर सकता तो 10 साल भी कर लेगा आने वाले समय में। तो पहले तो चलो आप NS5 में थे जी, बट अब यहाँ आ गए आर्यन में। जी जी जी। तो जो आपके हमारे जो महासचिव हैं सम्राट राणा जी, जी जी जी, इन्होंने क्या काम किया? अब तो आप डिफेंड कर सकते हैं आर्यन को। जी 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 जी। क्या काम हुआ इनके द्वारा? मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ अब जी, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है। मैं इस समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं कभी अच्छा नहीं कहूँगा और कभी बुरा नहीं कहूँगा। देखिए मैं जिस दिन वो संगठन छोड़ के आया तब भी मैंने कभी उस संगठन को बुरा नहीं कहा और उसके किसी व्यक्ति को बुरा नहीं कहा। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं टीम पूरी वहीं छोड़ के आया हूँ। जो एक एक व्यक्ति मैंने उस संगठन में जोड़ा आज वहीं है, उन्हीं के लिए प्रचार कर रहा है, उन्हीं के लिए काम कर रहा है। जुड़ा तो आकाश तुड़ी के लिए था, उनके लिए तो नहीं जुड़ा था, परंतु मैंने किसी को तोड़ा मरोड़ा नहीं, क्योंकि कुंठित मानसिकता वाली राजनीति मुझे नहीं आती है। एक खेल के मैदान से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, सच्चाई और ईमानदारी से ही बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधा रहता हूँ, सामने पे बात करता हूँ, ये काम होगा नहीं होगा। रही बात आप जैसे बड़े भाई सम्राट सिंह राणा जी के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के हितों में उन्होंने कार्य नहीं किया। छात्र संघ महासचिव रहते हुए कई कार्य उन्होंने किए हैं। एक वादा उन्होंने फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में किया था। जब वहाँ चुनाव लड़ने गए थे उनके मैनिफेस्टो में एक वादा था कि हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के पेपर वो 84 में ही करवाएंगे, और उन्होंने करवाए थे। वो वादा किसी भी स्तर पर पूरा हुआ हो, पर किया है जी, वो काम उन्होंने किया है। जब मैं NSY परिवार में था तो कहीं वादे उस परिवार के जो लड़े थे मेरे बड़े भाई उन्होंने भी किए थे, और उन्होंने भी अपने स्तर पर उन कार्यों को किया। साथ मिलकर हमने उस स्तर पर कार्य किया, कार्य तो किया है ना। उन्होंने महासचिव रहते हुए किया, उन्होंने प्रत्याशी थे तो उस तौर पे किया जी, उन्होंने वो कार्य करवाया। उसके बाद 21-22 दिनों का उन्होंने आंदोलन किया। देखिए सबने मानसिकता ये बनाई कि ये जो आंदोलन हो रहा है आरक्षण के लिए हो रहा है, परंतु मेरी मानसिकता में ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल के ही बच्चों के लिए नहीं था, ये पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए था, जिनके पेपर किसी बीमारी के कारण, किसी समस्या के कारण छूट गए। अगर सीटें विश्वविद्यालय में खाली हैं तो क्यों ना उनको भरा जाए। सही बात है। क्यों ना किसी बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए। अगर उन्होंने उस स्तर पर कार्य किया है तो मैं उनकी सराहना करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनके उस कार्य को जी। ऐसे कई कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं। मैं उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखता रहता हूँ। कई बच्चों को समस्या होती है फीस को लेकर, समय पर बच्चे होता है अवगत, ऐसी परिस्थितियां हैं कि बच्चा अवगत नहीं हो पाता है समस्याओं से, मतलब पता ही नहीं चल पाता है, जानकारी को लेकर समस्याओं में आ जाता है। किया उन्होंने उस स्तर पर कार्य, आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए। जी, तो अब 2 सवाल आपसे अंतिम। पहला सवाल ये कि इस गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जब कोई छात्र आता है तो अगर वो SC ST OBC का है या किसी माइनॉरिटी ग्रुप का है तो उसको आसानी से कमरे नहीं मिलते। जब कोई भी मकान मालिक पहले उससे पूछता है आपकी कास्ट क्या है और वो इन कास्ट का होता है तो फिर उसको कमरा नहीं मिलता जी। तो एक छात्र नेता के तौर पे आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं और क्या सुधार करेंगे कि जब कोई छात्र बाहर से यहाँ पे आए तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े? जो आपका सवाल है
उसको लेकर मेरे मन में एक ही जवाब आता है। देखिए, जब भी कोई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने कोई भी छात्र छात्रा यहाँ आती है, तो सबसे पहला व्यक्ति वो छात्र नेता ही होता है जो उससे इंटरेक्ट करता है जी। वो हर स्तर पर उस बच्चे की मदद करने का प्रयास करता है, क्योंकि स्वयं जब वो इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में आया था तो उसने भी कहीं ना कहीं इन समस्याओं को सामने से फेस किया था। जी। सब जानते हैं, जब आप भी कभी इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में आए होंगे तो इन चुनौतियों को आपने भी सामने से महसूस किया होगा। तो छात्र नेता तो कभी, जैसे मैं बताऊं, जाति भेदभाव ऐसी चीजें करता ही नहीं, उसकी मानसिकता में नहीं होता है। उसके लिए तो जनरल कैटेगरी का भी एक वोट एक ही है, ओबीसी कैटेगरी का भी एक वोट एक ही है, उसके लिए तो सब समान है। तो जब हम आते हैं तो खुद उन बच्चों को ना बोलकर हम हर स्तर पर उनके लिए, चाहे कमरा हो, चाहे कोई सामान हो, गाड़ी मंगवा के उनका सामान छुड़वाना हो, पीजी ढूंढना हो, बिना जाति धर्म पूछे हुए हम उन्हें लेकर जाते हैं। और अब प्रयास इस स्तर तक करते हैं कि उन पीजी के, उन कमरे के जो मालिक हैं उनसे हम खुद बात करते हैं कि ये बच्चा है, इस डिपार्टमेंट का है, इस क्षेत्र का है, आप अपने यहाँ इसको रखिए, बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसके गार्जियन पे मैं खुद साइन करके आया हूँ, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो एक छात्र नेता, आप बताइए, कोई व्यक्ति आज के समय में, आज का माहौल ऐसा है कि आने जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक दूसरे की तरफ देख के हाय हेलो तो बहुत दूर की बात है, नजरें तक नहीं मिलाते हैं। सही बात। परंतु इस स्तर पर छात्र नेता इतनी जिम्मेदारियां लेता है, वो भी तो एक आम छात्री है ना, 22-23 साल की उम्र है उसकी भी तो आम जिंदगी है। वो भी चाहे तो घूम फिर सकता है, वो भी चाहे तो, उसकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, पर उन सबको मारकर समाज एक सेवी होता हो। चाहे आप छात्र नेता को कितना भी कोस लें, कितना भी उसको ले बोल लें कि ये नहीं कर रहा है काम, ये इस लायक नहीं है, क्यों इस पद पर बैठा है, परंतु वो प्रेशर तो वही झेल रहा है ना। आप भी उसी की उम्र में, हम भी उसी उम्र में, परंतु हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। चुना है ना आपने ये, अब इसमें हाँ चुना है, आपके हमारी लाइफ चुना है, देखिए चुना है, हक से चुना है। परंतु मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे एक पर्सनल रिलेशन की बात करते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई होता है, ठीक, एक साथी होता है, एक दोस्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके साथ अगर कोई आपकी महिला साथी जाते हुए दिखाई देती है तो कोई आप पे सवाल नहीं करेगा, कोई ये नहीं पूछेगा क्यों गई, कैसे गई। परंतु अगर एक छात्र नेता के साथ कोई जाते हुए दिखाई दे तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के उसी समय उसको दे दिया जाएगा कि भैया ये तो इस स्तर के हैं। तो कैसी प्राइवेट लाइफ, कैसी पर्सनल लाइफ, हमारी तो सारी लाइफ ही सोशल लाइफ है। हमें तो सोसाइटी के हर तंज को अपने ऊपर सहना पड़ता है। और जैसा कि आपके सवाल था कि उनको ये नहीं मिलता है, वो समस्याएं होती हैं, देखिए जब हम खुद इतनी समस्याओं से होकर निकलते हैं तो हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इनकी समस्याओं को किस स्तर पर सॉल्व करना है, किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि खुद दिमाग में इतना प्रेशर होता है। हमें पता है कि हम, अगर कोई लड़की है, मान के चलिए बिहार से आई है कोई, उसको हमने बहन ही मान लिया है, आई बहन क्या काम कर सकते हैं, फिर भी अगर उस लड़की को मैं लेते हुए अगर कहीं पर रूम दिखाने भी ले जा रहा हूँ तो 10 लोग सोचेंगे ये कौन था इसके साथ और ये क्यों था इसके साथ। जबकि हम तो समाज सेवा ही कर रहे हैं ना, कार्य कर रहे हैं बिना भेदभाव के। तो जब हम उस समस्या से खुद जूझते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे इनके लिए कार्य करना है। और रही बात इनके सॉल्यूशन की, तो देखिए अपने स्तर पर हम पूरी सोशल अवेयरनेस फैलाते हैं कि जाति पाति धर्म में ऐसे भेदभाव करके तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं जी सकता। देखिए आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं बड़े स्तर की राजनीति में, अगर भगवान की दया से मुझे मौका मिलता है, बच्चों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, क्षेत्रवासियों का, अपने लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं बड़े स्तर पर राजनीति करूँगा तो वहाँ भी इसी मुद्दे को लेकर मैं जरूर बात रखूँगा कि देखिए जाति पाति धर्म में कभी विभाजन नहीं होना चाहिए, कार्य हर किसी के लिए बराबर स्तर पर होना चाहिए। और रही बात कमरे की, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि थोड़ी समस्या सबको होती है नए शहर में, परंतु अंततः 1-2 दिन के अंदर उन्हें भी मिल ही जाता है। जी, आखिरी प्रश्न आज का, शिक्षा की बेहतरी के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। जब कोई नया छात्र आता है तो एक हफ्ते में परेशान हो जाता है कि यार यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। देखिए वो कैसे बेहतर होगा? शिक्षा का जो स्तर है, अच्छा सवाल था आपका। शिक्षा का जो स्तर है देखिए वो तब बढ़ेगा जब यहाँ फैकल्टी हो।
फैकल्टी तो है, इस बार अभी फैकल्टी आई है? आई है, अभी आएगी और आएगी। अभी नेक की टीम आएगी, उसके बाद बजट आवंटित होगा, किस हिसाब से ग्रेड्स मिलते हैं उस हिसाब से बजट मिलेगा। और जब बजट मिलेगा तो मैंने अपने मुद्दे में शायद ये चीज़ नहीं बताई थी, ये भी मेरी एक प्राथमिकता है कि फैकल्टी को सबसे पहली प्रायोरिटी में रखा जाएगा। फैकल्टी प्रायोरिटी में रहेगी। जब टीचर्स रहेंगे, जब हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जब वो रहेंगे तभी शिक्षा हो पाएगी। सही बात है। अब ज्ञान देने वाला गुरु ही नहीं है तो वो छात्र उस पेड़ के नीचे उस क्लासरूम में जाके करेंगे क्या? फैकल्टी का शॉर्टेज है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। ये बात तो है, हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी नहीं है, तो वो शॉर्टेज को पूरा किया जाएगा। शिक्षा को इस स्तर पर बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो गुरु को ही लाना पड़ेगा ना। विश्वविद्यालय में गुरु ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ से आएगी? और जब गुरु आएगा तो शिक्षा अपने आप आएगी। जहाँ गुरु है वहाँ पीछे पीछे शिक्षा है जी। और रही बात इस पे कार्य करने की, तो देखिए लाइब्रेरी को लेकर भी हम कोशिश करेंगे रीडिंग रूम की संख्या को बढ़ाया जाए। कोशिश करेंगे कि जो अराजकता का माहौल फैलाया जाता है, इसीलिए मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा ये सब चीजें, कि कोई आलतू फालतू व्यक्ति विश्वविद्यालय के अंदर आके पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्रों को कोई समस्या ना पहुंचाए। ठीक है। इससे भी पढ़ाई का स्तर बढ़ाया जा सकता है। जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको बुक्स की प्रॉब्लम होती है, जो आम छात्र छात्राएं उनकी बुक्स कई साल पुरानी है, उनको भी चेंज किया जाएगा। मौका तो मिले, जब मौका मिलेगा तभी तो कार्य करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे मतलब पोजीशन में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो सब जगह जाके मतलब एक ही बात करते हैं कि हमें मौका दो, हम कार्य करेंगे। अरे भैया, साल भर तुम्हें मौका तो दिया था, चुनाव प्रत्याशी बनने से पहले तैयारी कर लेते, निर्दलीय तैयारी कर लेते। आप भी उसी संगठन में जुड़े थे, मैं भी उसी संगठन में जुड़ा हुआ था। बट उन्होंने तो आप पे भरोसा किया था ना कि आप पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। अब आप तो चले गए पार्टी छोड़ के, तो ठीक है, फिर क्या करें वो? देखिए, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे छोड़ा। देखिए, पार्टी ने क्लियर शब्दों में लिखा है, मेरा कमेंट सेक्शन खोल के देखिए फेसबुक पे, जिसमें क्लियर शब्दों में लिखा गया कि क्या फर्क पड़ता है एक आम कार्यकर्ता के जाने से। जब उनकी सोच ही यही है, उनकी मानसिकता ही यही है कि एक आम कार्यकर्ता ही तो गया है, इसका मतलब तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और मैंने कहाँ छोड़ी भैया पार्टी मेरे पास तो पूरे सबूत हैं कि पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारा प्रत्याशी तो ये है, किसी और को प्रत्याशी बनाने की तैयारी चल रही थी। और जब पार्टी ही, देखिए, जब पार्टी मेरे साथ नहीं है तो मैं पार्टी के साथ रह के क्या करूंगा? और कोई संगठन कभी खराब नहीं होता है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी मानसिकता कभी अच्छी होती है, कभी गिर जाती है। और जब कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षाएं विवेक पे भारी पड़ती हैं तो विनाश काल शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो व्यक्ति चुनाव लड़वा रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं अपने विवेक पे भारी पड़ गई थी। उनको बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए था। हर स्तर पर जब उन्होंने डिसीजन लिया, हमने कहा ठीक है आप करिए, हम आपके साथ हैं। परंतु अपना हक भी कैसा छोड़ दिया जाए? इस हक के लिए आपने तैयारी की और आपके सामने कोई दिख नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो आप क्यों छोड़ेंगे उस चीज को? तो मैंने अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, मैंने काम किया, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। मुझे पार्टी सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, अगर मैं छात्र संघ महासचिव, पहले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष कि मैं ही छात्र संघ महासचिव बनूंगा, आर्यन छात्र संगठन की 7वीं जीत होगी। परंतु अगर किसी कारणवश नहीं मिला मौका, कार्य तो मैं ही करूंगा, ये तो मैं जानता हूँ। नाम फिर से मेरा ही बनेगा, ये मुझे पता है। ये सच्चाई मैं जानता हूँ ना, क्योंकि संघर्ष करते हुए आया हूँ। कोई भीख में चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अगर उस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है तो वो भी जानती है कि ये काबिलियत रखने वाला प्रत्याशी है। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। सही बात। और जो सामने हैं चुनाव लड़वा रहे हैं, जो उन्होंने भी 5 साल इसी संगठन से जुड़े हुए थे, उनको टिकट नहीं मिला। मैंने 8 महीने तैयारी करी, मुझे वहां से नहीं मिला तो यहाँ से मिल गया। देखिए, 8 महीने तो मैंने इस तरीके से तैयारी की होगी ना, क्योंकि 5 साल की तैयारी पे वो भारी पड़ गया था। चलिए, तो आपका अपना सोचने, मेरा क्या सोचना है, सभी जानते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज आप बताइए ना, किसको क्लियर था? मैं आपको बता दूं, 3 महीने पहले से सबको क्लियर था कि आकाश अतुड़ी इस साल छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़ेगा। क्लियर था ना।
सबको पता था, क्यों था पता, और कई हद तक सब जानते थे कि शायद चुनाव जीत भी जाएगा, क्योंकि कार्य करते हुए आ रहा था ना। आकाश अतुड़ी किसी के घर पे आधा आधा एक घंटा तो बैठने नहीं गया होगा, टाइम पास करने नहीं गया होगा। जब मैंने काम किया होगा, मैं भी चाहता इस कैंपस में खड़े हो गए, हाँ बोली, ठीक से बोली, खानो खेली, ये कर लेता, रिलेशंस बनाता पर्सनल। और मैंने पर्सनल रिलेशन बनाने से अच्छा ये सोचा कि अगर मैं किसी के लिए क्या बेहतर कार्य कर सकता हूँ, मैंने उस स्तर पर सोचा कार्य करने का, कि मैं पहले काम करूंगा और जिस दिन मुझे टिकट मिलेगा, जिस दिन मुझे प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा, उस दिन मैं अपने कामों को दिखाऊंगा सबके बीच में जाके कि ये काम करके आया हूँ। जब काम करके आ सकता हूँ तो जिस दिन आऊंगा उस दिन इससे ज्यादा काम करने की क्षमता रखता हूँ। चलिए, तो साथियों ये थे हमारे साथ आकाश रतोड़ी जी। इनसे हमने इनके जो आने वाले चुनाव है उनके बारे में बात करी, और आप महासचिव पद के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद कि आप लड़ें और जीते। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, आप कैंडिडेट अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको वो जीतेगा। तो दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। लगातार जो भी कैंडिडेट हैं महासचिव के, जितने भी पद के कैंडिडेट हैं उनसे मैं आपका रूबरू करवाता रहूंगा। और आपसे लास्ट प्रश्न ये है कि इस बार 3 कैंडिडेट हैं महासचिव पद पे, तो कैसा लग रहा है आपको 3 कैंडिडेट के सामने फाइट करते हैं? अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक जो दूसरी प्रत्याशी भी जो आई है वो इससे पहले भी पदाधिकारी थी जी। तो मैं उनसे भी यही सवाल करूंगा कि छात्र संघ के पद पे रहते हुए आपने क्या कार्य किया है। मेरे को अंतिम 1 महीने का कार्य मत दिखाना कि आप ये सोचेंगे कि 1-2 महीने पहले आपने खट 2 मुद्दों को उठाया और आप बीच में आ गए। रेस एक दिन से नहीं होती है, ये रेस साल भर पहले शुरू हो गई थी। जिस दिन मैंने दौड़ना शुरू किया था उस दिन से ये रेस शुरू हो गई थी। और उनको भी मैं यही चीज कहूंगा कि लास्ट के 1 महीने का मुद्दा मत दिखाना कि इस दिन मैं धरने पे बैठे ये किया। साल भर का कार्य दिखाइए, साल भर का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, ले जाइए अपने रिपोर्ट कार्ड को बच्चों के सामने पे, और मैं भी लेकर जाऊंगा। और फिर देखते हैं कि बच्चे क्या डिसाइड करते हैं और कौन छात्र संघ महासचिव बनता है इस गढ़वाल विश्वविद्यालय का। देखिए, 2 पंक्तियां हमेशा मेरे मन में आती हैं। जी जी, बोल दीजिए। कि एक बहुत सभी को पता है वो पंक्तियां, बहुत मेरे दिल से जुड़ी हुई भी है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो मैं तो संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूँ, संघर्ष करके आया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं संघर्ष करके जीत भी जाऊंगा इस वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं, 3 कैंडिडेट हैं और 1 पद है महासचिव का, क्या होने वाला है इस पे लगातार हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।